नमस्कार साथियों। एक बार फिर से हमारे चैनल सक्सेस विद नोट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत व्यंजन संधि के भेद अनुनासिक संधि के बारे में चर्चा करेंगे। अनुनासिक संधि को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूँ कि अनुनासिक संधि का मतलब क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने जस्त्व संधि और चर्त्व संधि के बारे में आपसे चर्चा करी थी। तो चर्त्व संधि का मतलब मैंने आपको बताया था कि चर्त्व का मतलब वर्ग का पहला अक्षर। उसी के साथ जस्त्व संधि हमने पढ़ी थी। तो जस्त्व संधि का मतलब होता है वर्ग का तीसरा अक्षर। तो इन दोनों संधियों में हम वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अक्षर पर यदि हम प्रथम अक्षर करते हैं, प्रथम वर्ण करते हैं वर्ग का, तो उसे हम चर्त्व संधि कहते थे। इसी तरह से यदि हम वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण यदि हम करते हैं तो उसको हम जस्त्व संधि कहते हैं। इसी तरह से यदि हमारा वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा वर्ण हो और उसके बाद में कुछ कंडीशंस इस अनुनासिक संधि में होगी, उन वर्णों को देखकर यदि हम उसी वर्ग का पांचवा अक्षर करते हैं तो उसे हम अनुनासिक संधि कहते हैं। अनुनासिक के बारे में हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था कि मुख सहित नासिक उच्चार्यमान वर्णा अनुनासिका, कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान नासिका के साथ साथ मुख का कोई हिस्सा हो, कोई अंग हो, जैसे दंत है या फिर कंठ है, कोई सा भी यदि मुख का उसमें हिस्सा हो रहा है तो उसे हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और हमने जब उच्चारण स्थान पढ़े थे तो यम गणना नाम नासिका च, एक उसमें उच्चारण स्थान में एक सूत्र आया था कि वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसका जो उच्चारण स्थान होता है नासिका, और च का मतलब है कि जिस वर्ग के साथ वो वर्ण शामिल है वो भी उसका उच्चारण स्थान होता है। तो इन सब चीज़ों को यदि आपने अच्छे से समझ लिया है तो आज की जो संधि हम पढ़ने वाले हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलते हैं, आज की हमारी संधि है अनुनासिक संधि। सबसे पहले इसका जो प्रमुख सूत्र है वो देखते हैं। सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये हमारा इसका प्रमुख सूत्र है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसमें भी आप देखेंगे तो जो पद हैं वो यहाँ पर सारे जो पद हैं वो मिले हुए हैं। पहला जो पद है, पदच्छेद हम करते हैं तो पदच्छेद में जो पद कराते हैं, दूसरा पद है अनुनासिके, अगला पद है अनुनासिकः और लास्ट पद है वा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसके हम अलग अलग पद, तो पहला जो पद है यरह, अगला पद है अनुनासिके, अगला पद है अनुनासिकः और एक है वा। वा का मतलब होता है विकल्प। ये जो कार्य होगा इस सूत्र से, जो अनुनासिक संधि होगी वो हमारी विकल्प से होगी। विकल्प यहाँ पर हमारा पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी हम विकल्प के बारे में देख चुके हैं। विकल्प का तात्पर्य है कि इस संधि के साथ साथ हमारा जो रूप सिद्ध होगा उस रूप के साथ साथ दूसरा रूप भी सिद्ध होगा, उसे हम विकल्प के अभाव में कहते हैं। तो क्या होगा वो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम यरह में देखते हैं षष्ठी है, अनुनासिके में देखते हैं सप्तमी है, अनुनासिकः में हम देखते हैं तो ये प्रथमा है। तो सीधा सा अर्थ अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि किस तरह से हम सूत्र का अर्थ करते हैं। तो अर्थ निकल कर आता है कि पदांत, पदांत हम पूर्व सूत्रों से ग्रहण करते हैं कि पदांत यर के बाद। अब यर का मतलब है कि जब हम माहेश्वर सूत्रों में देखेंगे तो जो हमारा व्यंजन का जो पहला माहेश्वर सूत्र है हयवरट,
तो है को हम छोड़ देते हैं और य से हम शुरू करते हैं, और रे का मतलब है स स स र, जो 13वां हमारा माहेश्वर सूत्र है वहां हैं। और य और रे के बीच में जितने भी इत्संज्ञक वर्ण उनको छोड़कर जो वर्ण आते हैं वो यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र का अर्थ निकल कर आता है कि पदांत यर के बाद, अब बाद में हम सप्तमी को लेते हैं, बाद यदि अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब है वर्ग का पांचवा अक्षर, अनुनासिक वर्ण आ रहा है तो, अनुनासिक प्रथमा है तो ये स्थान पर होगा, किसके स्थान पर? जो षष्ठी से निर्दिष्ट पद है उसके स्थान पर। आ रहा है तो यर के स्थान पर अनुनासिक है, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। तो इस तरह से हमने सूत्र के पदों के आधार पर अर्थ जो निकाला है वो अर्थ हमारे सामने निकल कर आता है कि पदांत यर के बाद यदि अनुनासिक यानी किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर आ रहा है, वर्ण आ रहा है, तो यर के स्थान पर हम उसी वर्ग का पांचवा अक्षर कर देते हैं, पांचवा अक्षर हो जाता है। तो चर्त्व संधि में हमने देखा था यदि क, ख, ग, घ इन चार में से कोई सा भी वर्ण आ रहा है तो हम उसी वर्ग का पहला अक्षर क करते थे। इसी तरह से च, छ, ज, झ के स्थान पर हम पहला च करते थे। जस्त्व संधि की हम चर्चा करें तो क, ख, ग, घ के स्थान पर हम तीसरा वर्ण ग करते थे। उसी तरह से हमें अनुनासिक संधि में भी कार्य करना है कि यर प्रत्याहार में हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए क है, ख है, ग है, घ है, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर है तो हम क, ख, ग, घ इन चार वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का जो पांचवा अक्षर अंग वो हम करते हैं। इसी तरह से च वर्ग है तो ये हम करेंगे, ट वर्ग है तो ण हम करेंगे, इसी तरह से न और हम जो मैं है वो वहां पर वर्ण करेंगे। तो ये प्रमुख सूत्र था और ये जो कार्य हो जाता है, और ये जो कार्य है पहले भी मैं बता चुका हूं, इसमें भी हम लिखेंगे ये कार्य विकल्प से होता है, यानी नित्य नहीं है। नित्य का जो विलोम हम व्याकरण में ग्रहण करते हैं वो है विकल्प, और विकल्प का मतलब है कि दो रूप यहाँ पर बनेंगे, ये सूत्र भी काम करेगा और दूसरी संधियों के सूत्र भी यहाँ पर काम करेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है कि वह जो आया है ये विकल्प के लिए आया है। उदाहरण हम देखते हैं, तो जो भी हमने अर्थ देखा उस अर्थ के आधार पर, सूत्र के आधार पर इन उदाहरणों को समझेंगे। तो जैसे है एतद धन मुरारी, तो एतद धन मुरारी यहाँ पर एक मैंने उदाहरण लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो द है वो यर है, और कैसा यर है? पदांत है, क्योंकि सूत्र के अर्थ में हमने पदांत भी वहां पर ग्रहण किया था, और हर चीज का एक महत्व है, यदि पदांत नहीं है तो ये सूत्र हमारा कार्य नहीं करेगा। तो एतद जो शब्द है वो जो द है वो पदांत है, यर है। इसके बाद में हम मैं की बात करें तो ये हमारा अनुनासिक है। तो हमारे जो सूत्र की कंडीशन है वो पूरी होती है कि पदांत यर के बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आ रहा हो तो उस यर के स्थान पर भी हम अनुनासिक कर देते हैं। अब अनुनासिक वर्ण हमारे पास 5 है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जिस वर्ग का ये अक्षर है उसी वर्ग का हम पांचवा अक्षर करते हैं। तो द जो है उस वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो हमारा है न, और इस द के स्थान पर हमने न कर दिया। जब हम सबको मिलाते हैं तो हमारा रूप निकल कर आता है एतन मुरारी। ये जो रूप है ये विकल्प से बना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, विकल्प से बना है, और विकल्प के अभाव में हम इसको यथावत रखते हैं तो हमारा दूसरा रूप बनेगा एतद मुरारी। दोनों रूप क्यों याद रखना आवश्यक है? यदि परीक्षा में
प्रश्न आ जाता है एतद धन मुरारी इत्यस्य संधि कार्यः, संधि करो, तो आपका एक ऑप्शन होगा एतन मुरारी, ब होगा एतद मुरारी, तीसरा ऑप्शन होगा ए ब दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो तीसरा हमारा ऑप्शन है ए और ब, वो हमारा यहाँ पर सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि एतद मुरारी के दोनों रूप यहाँ पर सिद्ध होते हैं। विकल्प से यरो अनुनासिक के अनुनासिक को व सूत्र से हमारा रूप बनेगा एतन मुरारी, इसके अभाव में हमारा रूप बनेगा एतन मुरारी। इसी तरह से हम देखते हैं अगला जो उदाहरण, जैसे तद धन न, तो इस तरह से वापस हम देखते हैं जो न है ये हमारा अनुनासिक है, और द है वो हमारा पदांत यर है। जब हम सबको मिलाते हैं तो यरो अनुनासिकी अनुनासिको व सूत्र से हमारा जो रूप बनकर आता है वो आता है तन न, और इसके अभाव में हमारा रूप बनेगा तद न। इसी तरह से हम देखते हैं और उदाहरण बहुत सारे हैं। तो अगला उदाहरण जैसे वाक धन माला, कै जो है वो हमारा पदांत यर है, माला है उसका जो मैं है वो अनुनासिक है। पदांत यर के बाद अनुनासिक आता है तो उसी वर्ग का हम पांचवा अक्षर कर देते हैं, तो कै वर्ग का पांचवा अक्षर ग है। जब सबका वर्ण सम्मेलन करते हैं तो हमारा रूप बनता है वांग माला। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे भूभृत और नृत्यम, नृत्यम का अर्थ होता है नाच, भूभृत का मतलब होता है राजा। तो भूभृत नृत्यम यानी किसी राजा के नृत्य के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तय है ये यर में आता है और पदांत यर है। जो नृ में जो न है वो हमारा अनुनासिक है, तो तय के स्थान पर इसी वर्ग का पांचवा अक्षर हम न करते हैं, तो हमारा जो रूप बनकर आता है वो आता है भूभृन नित्यम। तो इस तरह से मैंने ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करे हैं। इस तरह से अन्य उदाहरण भी आपको देखने को मिले तो आपको वहां पर बनाना है। ये हमारा विकल्प का रूप था, ये हमारा विकल्प का रूप था। विकल्प के अभाव में इसमें रूप बनेगा वागमाला। कौन सी संधि होगी साथियों? यहाँ जस्व संधि होगी, क्योंकि कै के पदांत है और झलाम जस अंत्य में हमने पढ़ा है कि पदांत झल वर्णों के स्थान पर जस हो जाता है, तो जस यानी जस्व संधि वागमाला दूसरा रूप बनेगा। इसी तरह से तय के स्थान पर जब हम अनुनासिक संधि करेंगे तो विकल्प से हमारा रूप बनेगा भूभृन नृत्यम, और विकल्प के अभाव में हमारा यहाँ पर जस्व संधि हो जाएगी द, तो हमारा दूसरा रूप बनेगा भूभृद नृत्यम। तो इस तरह से यरो अनुनासिको व सूत्र के अंतर्गत हमें दो रूप याद रखना है, क्योंकि ये विकल्प से रूप बनता है। तो इन सारे उदाहरणों को आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा भी आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि पूर्व का जो वर्ण है उसमें पदांत यर हो, आगे किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर हो, तो उसी वर्ग का हमें पांचवा अक्षर करना है। तो सीधा सा जो तात्पर्य है अनुनासिक संधि का वो है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर है पदांत है, उसके बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर आ रहा है तो हमें उसी वर्ग का पूर्व में जो वर्ण है उस हम पांचवा वहां पर कर देते हैं। तो ये था हमारा अनुनासिक संधि प्रमुख सूत्र। इसी के साथ साथ एक वार्तिक है। अनुनासिक संधि है कि प्रत्यये भाषायाम नित्यम। अब यहां पर एक शब्द है जिसको हमें गौर से पढ़ना है, नित्यम, और पिछला जो सूत्र था उसमें लास्ट में था वा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यरो अनुनासिके अनुनासिको व सूत्र से जो हमारा अनुनासिक कार्य हो रहा था वो विकल्प से हो रहा था, और इस सूत्र से जो कार्य होगा, इस वार्तिक से जो कार्य होगा वो नित्य होगा, यानी इसका एक ही रूप वहां पर बनेगा। तो इसका अर्थ निकल कर आता है कि पदांत यर के बाद यदि प्रत्यय का मतलब प्रत्यय संबंधी अनुनासिक वर्ण आ रहा हो,
तो यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो ये जो कार्य होगा ये हमारा नित्य होगा। नित्य का मतलब है कि यदि ऐसी सिचुएशन बन रही है कि पदांत यर है और पदांत यर के बाद वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो जो वो किससे संबंधित होना चाहिए, प्रत्यय से संबंधित यदि है, तो वहां पर हमारा जो कार्य है वो विकल्प से ना होकर के वहां पर हमारा कार्य नित्य होगा। नोट कर लीजिए आप इस अर्थ को, और सूत्र वार्तिक भी याद कर लीजिए कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम सप्तमी है, कि प्रत्यय से संबंधित यदि अनुनासिक वर्ण आगे आ रहा है तो पदांत यर के स्थान पर जो अनुनासिक कार्य होगा वो हमारा नित्य होगा। उदाहरण हम देखते हैं। जैसा भी हमने देखा था कि वाक धन मयम, तो यहाँ पर जो मयम है ये प्रत्यय संबंधी मैं है, और वाक माला जो पिछले सूत्र में हमने पढ़ा था वो मैं जो था माला का वो प्रत्यय संबंधी नहीं था। तो वहां पर प्रत्यय संबंधी ना होने की वजह से जो सूत्र कार्य कर रहा था वो था यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यहाँ पर मैं प्रत्यय संबंधी होने के कारण यहाँ पर हमारा वार्तिक काम करेगा प्रत्यय भाषायाम नित्यम। तो यहाँ पर कै के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा अंग, और हम इसका जो रूप बनाएंगे वो बनाएंगे वांगमयम, और यहाँ पर हमारा एक ही रूप बनेगा और इसे हम कहते हैं नित्य। नित्य का मतलब इसके अलावा हमारा कोई भी रूप नहीं बनेगा। वाक के बाद में यदि मयम आ रहा है तो हमें वांगमयम बनाना ही बनाना है, या संधि हमें करनी ही करनी है और बनेगा वांगमयम। इसी तरह से हम देखते हैं चिद धन मात्रम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पदांत है द है, उसके बाद में जो मात्रम है, इसमें मात्रम में जो मैं है ये हमारा प्रत्यय संबंधी है। प्रत्यय संबंधी होने के कारण यहाँ पर इसी वर्ग का पांचवा जो अक्षर है न हमारा यहाँ पर होगा, और हमारा रूप बनेगा चिन्ह मात्रम, और यहाँ पर केवल एक ही रूप हमें बनाना है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में जो प्रश्न पूछेगा वो किस तरह पूछेगा कि चिद धन मात्रम, इसकी संधि करो, तो एक रूप आपको दे देगा चिन्ह मात्रम और एक रूप दे देगा आपको चिद मात्रम, और वहां पर एक रूप आपको दे देगा सैमे की ए और बै दोनों सही है, चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर आपको फिर दोनों नहीं करना है। कहीं आप यरो अनुनासिक के अनुनासिक वा को पढ़ करके और चिन्ह मात्रम भी बना दो और चिद मात्रम भी वहां पर आप बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यदि ये जो पांचवा अक्षर है प्रत्यय से संबंधित है तो हमारा कितने रूप बनेंगे, एक, और यदि हमारा ये जो पांचवा अक्षर है ये प्रत्यय से संबंधित नहीं है तो हमारे हर संधि के कितने रूप बनेंगे, दो। तो ये सावधानी आपको विशेष रूप से वहां पर बरतनी है। इस तरह से हम देखते हैं कि तद धन मात्रम, तो इसका जो रूप बनेगा ये भी है जो प्रत्यय संबंधी है, द है, इसके स्थान पर इसी वर्ग का हम पांचवा अक्षर कर देते हैं तो हमारा रूप बनेगा तन मात्रम। इसी तरह से हम देखते हैं चिद धन मयम, तो हमारा रूप बनेगा चिन्हमयम। तो इस तरह से सावधानी सिर्फ इतनी सी कि यदि हमारा जो यर है पदांत है तो दोनों जगह पदांत यर होगा, बाद में जो पांचवा अक्षर है वो प्रत्यय से संबंधित है तो कार्य नित्य होगा, वार्तिक से होगा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से यहाँ पर कार्य नहीं होगा, प्रत्यय भाषाएं नित्यम से कार्य होगा। और यदि हमारा पांचवा अक्षर प्रत्यय से संबंधित नहीं है तो हमें वहाँ पर दो रूप वहाँ पर हमारे बनेंगे, और दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।